हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स को कवर किया था जो कि 2024 के इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, बेसिकली साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। क्विक फैक्ट्स के अंतर्गत जो है प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा उसको। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जीबीएस जो था, जीबी सिंड्रोम, गैलियम मेटल के बारे में बात की थी, चंद्रयान 3 और सोलर मिशन आदित्य L1। आज हम लोग बात करेंगे निसार सैटेलाइट के बारे में। पहला टॉपिक हम लोग का वही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो दोस्त 16 तारीख की एग्ज़ाम को दे रहे हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा, और जो यूपीपीसीएस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक को ज़रूर देख के जाएंगे, मेरा इतना कहना है। ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि यूपीपीसीएस से पहले भी इस तरह के कुछ टॉपिक्स और ला दिए जाएं। तो ये और वो मिला करके कुल जो है मुझे लगता है कि 30 टॉपिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है निसार मिशन। निसार मिशन क्या है? काफ़ी टाइम से जो है ये प्रतीक्षारत एक प्रोजेक्ट था, जो कि नासा और इसरो का मिला जुला प्रोजेक्ट था। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि नासा और इसरो नामक दो अंतरिक्ष एजेंसियाँ, एक भारत की है और एक यूएसए की है, ये दोनों जो है इसमें शामिल थी। आप 2021 से ही ये प्रतीक्षारत था कि इसको छोड़ा जाएगा अंतरिक्ष में, और 2023 में इसे फरवरी माह में छोड़ा गया। तो बारे में इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं निसार के बारे में। जैसे पहला ये है कि LEO जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वहाँ पर छोड़ा जा रहा है इसको। ठीक है, और ये मुख्य रूप से मैंने बताया कि नासा और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें दो बैंड का यूज़ किया गया है, एक है L बैंड और एक है S बैंड। ठीक है, जिसमें बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये दो उपकरण इसमें शामिल हैं, जो कि दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह इसको बनाता है। मतलब दो फ्रीक्वेंसी का एक रडार इसको बना देता है, और रडार नामक एक उपग्रह है, बेसिकली सैटेलाइट है। निसार करेगा क्या कि हमारे ग्रह की सतह में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पृथ्वी की सतह में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको भिन्न भिन्न दो आवृत्तियों पे मापने में सक्षम है ये। इससे क्या होगा कि कोई भी इस तरह का कैटास्ट्रॉफिक अगर कोई चीज़ होती है, जैसे भूकंप की स्थिति हो रही है, या फिर सूखा पड़ने की स्थिति हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, या आइसबर्ग मेल्ट कर रहे हैं, या समुद्र का जल स्तर कितने लेवल से बढ़ा, ये सब कुछ ऑब्जर्व करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट करिएगा जो मैंने अभी बोले हैं। उसके साथ साथ जो SR है इसमें, ठीक है, SAR जिसको बोलते हैं, आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये बादलों को भी भेदने में सक्षम है, और मौसम की स्थिति चाहे जो भी हो, ये दिन और रात का एक समान डेटा एकत्रित कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि SR क्या है कि बादलों से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बादलों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दिन रात का समान डेटा, एक समान डेटा जो है ये आपको उपलब्ध कराता है। उसके बाद मैंने बताया है कि नासा ने जो है एक L बैंड रडार GPS डेटा स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता वाले सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, एक पेलोड डेटा सिस्टम प्रदान किया। इसरो ने क्या किया? S बैंड रडार प्रदान किया, GSLV लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्षयान प्रदान किया। जैसे भारत की ओर से GSLV दिया गया। ठीक है, मैं एक बार वो भी चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, भारत की ओर से क्या दिया गया, यहाँ पर भारत का मैं लिख रहा हूँ, भारत की ओर से दिया गया S बैंड। ठीक है, उसके बाद GSLV दिया गया। ठीक है, और ये अंतरिक्षयान ही होता है आपका। ये दो चीज़ें भारत की ओर से दी गई, और भी उसमें छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अमेरिका ने क्या दिया? अमेरिका ने L बैंड दिया, सबसे पहला ये दिया। एक GPS दिया, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर दिया, इसको लिख लीजिएगा, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर। ये तीन चीज़ें जो पेलोड्स हैं ये अमेरिका के साइड से दिए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत ने क्या क्या दिया और अमेरिका ने क्या क्या दिया। इस तरह के प्रश्न आपके यूपीपीसीएस, RO उसके साथ साथ UPSC तीनों में टारगेटेड हैं, तीनों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिशन का उद्देश्य क्या था मैंने आपको बता दिया कि मिशन दोहरी आवृत्ति का प्रयोग करेगा। उसके साथ साथ जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, जो कि काफ़ी गतिशील है, उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा। जो भी बर्फ़ का द्रव्यमान है, जो मास ऑफ आइस है या आइसबर्ग है, बायोमास या प्राकृतिक खतरे, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, और भूजल के बारे में यानी ग्राउंड वाटर के बारे में भी जानकारी आपको देगा। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का जो टॉपिक था आज हम लोग कवर कर लिए हैं। दूसरे टॉपिक को देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको।
तो चलिए आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट मिशन, ठीक है ना। एक्सपोसैट मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या फिर आरओ एआरओ टाइप के एग्ज़ाम हो, ठीक है। तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस साल ही नहीं, मुझे लगता है कि यूपीएससी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें 1 1.5 2 साल तक का करंट अफेयर पीछे का भी पूछता है, उसमें आगे फर्दर अगर कोई ऐसा एडवांसमेंट होता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? इसरो ने जो है इसको लॉन्च किया है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। इसरो ने, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो 1 जनवरी को लॉन्च किया है, 1 जनवरी को इसको लॉन्च किया है, ठीक है। उसके साथ इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आपका, मतलब एक तरह का पोलरिमेट्री एक्सरे टाइप का मिशन है, जिसका फुल फॉर्म है आपका एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, मिशन। तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन इसका नाम है। और किससे छोड़ा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 से इसको लॉन्च किया गया है। ये एक समझ लो कि गाड़ी है, जिस गाड़ी पे बैठा करके इस एक्सपोसैट को भेजा गया है, ठीक है। पीएसएलवी इज नथिंग बट अ गाड़ी, व्हीकल बोलते हैं, व्हीकल, ठीक है। इसमें वी आता है, व्हीकल है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो भी दोस्त कुछ तैयारी कर रखे होंगे वो मुझे बताएंगे कि C57 से किसे लॉन्च किया गया है। ये मैंने अभी आपको इसके पहले वाले में पढ़ाया है। एक्सपोसैट जो है वर्ल्ड का ऐसा दूसरा उपग्रह है जो उपग्रह आधारित मिशन रखता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है। बात करें कि क्या करता क्या है, तो एक्सरे में आपकी 2 तरंगे होती हैं। पहली होती हैं विद्युत या इलेक्ट्रिकल, और दूसरी होती हैं मैग्नेटिक या चुंबकीय, ठीक है। यहां पर आप लोग मैग्नेटिक लिख लीजिएगा, यहां पर आप लोग इलेक्ट्रिकल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 तरह की तरंगे होती हैं जो लगातार क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। और साइनोसाइडल वेव होने के नाते, साइनोसाइडल मतलब साइन का कर्व, जो साइन थीटा वैसा पढ़ते थे आप लोग, उसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो साइनोसाइडल वेव होने के कारण एक पैटर्न या एक दिशा का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एक दिशा का पालन नहीं करती हैं, ओके। जबकि जो ध्रुवीकृत या पोलराइज्ड जो एक्सरे होती है वो संगठित होती है। जो पोलराइज्ड होती है वो क्या होती है, संगठित होती है, ठीक है। पहला तो ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, और दूसरा एक ही दिशा में कंपन करने वाली 2 तरंगे होती हैं। तो ये चीज पहले जानना जरूरी था कि जो एक्सरे, पोलराइज्ड एक्सरे है वो क्या होती है। कि पहला चीज तो ऑर्गेनाइज हो रही है, मतलब बहुत संगठित टाइप की है, अलग अलग नहीं उसमें कंपन हो रहा है, एक ही दिशा में कंपन हो रहा है, ठीक है। फिर ये जो है करेगा क्या, करेगा ये कि ग्रहण इत्यादि के दौरान, जब भी आपका ग्रहण लगता है, एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, उसके दौरान जो भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ब्रह्मांडीय तत्व हैं, ब्रह्मांडीय तारे हैं, जो कि एक्सरे का उत्सर्जन करते हैं, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से करें या फिर मैग्नेटिक इंपल्सेस के माध्यम से, मतलब चाहे वो चुंबकीय तरंगे निकालें या वैद्युत तरंगे निकालें, उनको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्व करने के बाद ये उनके बारे में डेटा बताएगा कि किस तरह से कभी जैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेनली फंक्शन इसका ये है। तो ये पहला ऐसा समर्पित उपग्रह है जो कि आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अनुसंधान या रिसर्च करता है, ठीक है। कहाँ इसको स्थापित किया जा रहा है, अभी मैं वो भी लिख दूंगा जो मैंने आपको बताया। तो 650 किलोमीटर के आसपास और 6 डिग्री के झुकाव के साथ जो है स्थापित किया जाएगा इसको अवलोकन के लिए। कितने साल इसकी जो है जीवन है, तो 5 साल का इसका अपना जो है लगभग मिशन का अनुमानित जीवन है, जिसके दौरान एक्सपोसैट उन स्रोतों का निरीक्षण करेगा जो कि ध्रुवीकृत एक्सरे उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पोलराइज्ड एक्सरे जो उत्सर्जित करेंगे उनका अवलोकन करेगा। ये अवलोकन तब किए जाएंगे जब जो न्यूट्रॉन तारे हैं वो कहाँ से गुजरेंगे, देखिए, अवलोकन किस चीज़ का करेगा, तो
ध्रुवीकृत एक्सरे, ठीक है, यानी कि पोलराइज्ड एक्सरे का क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। और कब करेगा, तब करेगा जब कोई भी मैग्नेटर्स बोले या न्यूट्रॉन स्टार बोले, कोई भी न्यूट्रॉन स्टार या मैग्नेटर्स कहां से गुजरेंगे, ये क्या होते हैं, अत्यधिक चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है, इनके पास अत्यधिक चुंबकीय गुण होते हैं। ये कहां से गुजरेंगे, तो पृथ्वी की छाया से, अर्थ शैडो। तो अर्थ शैडो कब मिलेगा आपको, जब ग्रहण लगा होगा, ठीक है। जब ये पृथ्वी के पास से गुजरेंगे तो ये क्या करेगा, उनको अवलोकन करेगा, उनका अगर कोई ध्रुवीकृत एक्सरे निकलता होगा, पोलराइज्ड एक्सरे निकलेगा, तो ये पकड़ लेगा उस चीज़ को, ठीक है। इसके पहले ऐसा कोई डेडिकेटेड मिशन इसरो के द्वारा नहीं भेजा गया है। इसके साथ साथ इनके पास कुछ पेलोड्स हैं। तो पेलोड आपको भी पता है कि पेलोड्स के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। पेलोड मतलब होता है वो जुगाड़ जो यहाँ से वो लेके गया है वहाँ काम करने के लिए। तो इसके पास दो है, पहला है पोलिक्स, नाम याद रखिएगा, और दूसरा है एक्सपेक्ट, नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन बनाता है कि कह देगा कि पॉलिक्स, ठीक है, जो अभी आपके एक्सपोसैट के साथ गया है उसका क्या कार्य है, ठीक, तो या उसका फुल फॉर्म बताओ। तो पोलिक्स का फुल फॉर्म है इंडियन एक्सरे पोलरीमीटर, इंडियन एक्सरे पोलरीमीटर, ओके। और एक्सपेक्ट का नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ठीक है। तो ये दो पेलोड लेके गया है जिसका नाम मैंने यहां बता दिया। कहां कहां इसका निर्माण हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है और UR राव सैटेलाइट सेंटर में हुआ है, ठीक है, जो कि दोनों ही बेंगलोर में स्थित है। थोड़ा सा इसका काम भी पढ़ लेते हैं कि पोलिक्स का क्या काम है। पोलिक्स जो है ऐसा वर्ल्ड का पहला एपरेटस होगा या उपकरण है जो कि कुछ 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बस मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन, 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बैंड के माध्यम से एक्सरे में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। मतलब कुछ इसका एक लिमिटेड बैंड है जो कि 8 से 30 किलो वोल्ट के बीच में आता है, ठीक है। इसी ऊर्जा बैंड के माध्यम से एक्सरे में संचालित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है पोलिक्स को। ये क्या करेगा, ये दृश्य क्षेत्रों में उज्जवल स्रोत से, जो भी ऐसे चमकदार स्रोत होंगे या प्रकाश देने वाले स्रोत होंगे, उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसको ये फिल्टर करने में सक्षम है। मतलब उसमें आपका खोजेगा कि किस तरह से पोलराइज्ड, मेरे पास एक्सरे पोलराइज्ड कोई लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये एक दो करने में सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक खगोलीय पिंड या दो खगोलीय पिंड या दो खगोलीय स्रोतों का करेगा, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं, मतलब ये दर्जनों एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज का निरीक्षण करने में सक्षम है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है, तो RRI में बनाया गया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि RRI जो है वो कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर जो एक्सपेक्ट है वो क्या करेगा, ये आपका 0.8 से लेकर के 15 keV, इसका ऊर्जा बैंड दूसरा है। इस बैंड में काफी तेज टाइमिंग और हाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। कम ऊर्जा बैंड में हाई स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजोल्यूशन, ठीक है, तेज टाइमिंग और हाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ये क्या करेगा, जैसे कोई पल्सर हो गया, एक्सरे पल्सर, या ब्लैक होल हो गया, या कम चुंबकीय वाले न्यूट्रॉन तारे हो गए, या गैलेक्टिक नाभिक हो गए, ठीक है, मैग्नेटर्स हो गए, इन स्रोतों का भी अवलोकन करने में सक्षम है। देखिए किसका किसका कर लेगा, तो ये ब्लैक होल्स का भी कर सकता है, ठीक है। ब्लैक होल्स के से अंदर से अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है, एक्सरे पल्सर, ठीक है, उसके साथ में आपका कम चुंबकीय वाले न्यूट्रॉन तारे, कम चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे, यानी कि जिनको पकड़ना मुश्किल है उसको भी एक्सपेक्ट जो है एक विद्युत चुंबकीय माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। महत्व तो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्यम ऊर्जा बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण की माप की जा रही है।
अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अभी तक जो है आकाशीय स्रोतों का ध्रुवीकरण या तो ऑप्टिकल या रेडियो बैंड में किया जाता था, लेकिन पहली बार एक्सपोसैट जो है उज्ज्वल स्रोतों से, यानी कि जो लाइट देते हैं स्रोत, उन स्रोतों से एक्सरे ध्रुवीकरण की माप को संभव बनाएगा, और वो भी 8 से 30 केवी के रेंज में, यानी कि मध्यम ऊर्जा बैंड के रेंज में। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपका दो पिंड आपस में टकराए या कभी अगर बिग बैंग हुआ, ठीक है, तो जो तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारों का डेथ होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो है वे एक्सरे जो है निकालते हैं। ठीक है, जो भी आपके तारे होते हैं, तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, आपके ये जो दो पेलोड्स भेजे गए हैं, जैसे सपोज करिए कि एक्सरे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आ रहा है, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ रहा है, या आप ऐसे समझ लो कि ब्लैक होल के आसपास मौजूद पदार्थों के साथ कुछ क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो उसमें ध्रुवीकृत या पोलराइज्ड जो एक्सरे उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लो कि एक्सरे ऐसे गई, ठीक है, सपोज करो, और ब्लैक होल का एरिया है यहाँ पर और उसके आसपास का क्षेत्र है, ये मेन ब्लैक होल है, ठीक है, और इसके आसपास का दूर का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र के किसी पिंडों से टकराएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पोलराइज्ड एक्सरे यहाँ से निकला, सपोज करो, ठीक, यहाँ से पोलराइज्ड एक्सरे निकला, तो क्या करेगा, ये ध्रुवीकृत पोलराइज्ड एक्सरे जो है ये किसके पकड़ में आ जाएगा, अगर आपके एक्सपेक्ट या पोलिक्स के आसपास है, एक्सपेक्ट या पोलिक्स के आसपास है, तो ये लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये ध्रुवीय जो पोलराइज्ड एक्सरे है वो आसपास से आ रहा है। ठीक है, और फिर उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन पेश कर देंगे। ठीक है, वो एक डेटा दे देंगे कि हाँ यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो इससे अंतरिक्ष को समझने में जो है काफ़ी आसानी होगी। इसमें एक लास्ट पॉइंट बता के इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं जानता हूँ कि बोरिंग लेक्चर हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके मैग्नेटोर जिसको बोलते हैं, या आप ब्लैक होल ही ले लो, जो ब्लैक होल होता है वो क्या करता है, एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे क्या करता है, एमिट करता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ब्लैक होल्स या इस तरह के कोई भी जैसे मैग्नेटर्स हो गए या कुछ भी, ये क्या करते हैं, एक्सरे उत्सर्जित करते हैं, और जब ये एक्सरे निकालते हैं, सपोज करो कि ये आपका ब्लैक होल है, तो ब्लैक ही कलर का ले लो, ठीक है, ये आपका ब्लैक होल है, ठीक है, और ये आपकी एक्सरे निकाल रहा है, ठीक है, एक्सरे निकाला, तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सरे बिल्कुल सीधी रेखा में चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, बीच में कुछ नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे खगोलीय पिंड पड़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये छोटी छोटी बॉडीज से जो है टकराता रहेगा, और जब ये टकराएगा तो क्या होगा कि कई बार ये पदार्थों के घने बादल, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ, पूरा पिंड है, तो घने बादल से भी टकराएगा, और एक्सरे का जो विद्युत घटक होता है वो एक परिवर्तित दिशा में फोटॉन उत्सर्जित करेगा। अब इसमें दो घटक है, मैंने बताया, एक इलेक्ट्रिक है, एक मैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसका जो विद्युत घटक होता है वो क्या होगा, परिवर्तित दिशा, यानी कि इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी ऐसे, और इस दिशा में फोटॉन निकालेगा। फोटॉन मतलब पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, उसका मूल कण, तो फोटॉन उत्सर्जित करेगा, और ये फोटॉन जो कि बिखर चुका है अब, ठीक है, ये बिखरे हुए फोटॉन के बीच एक अलग तल जो है बनाएगा। ठीक है, और अलग डायरेक्शन में क्या होगा, ध्रुवीकृत होगा। तो इसी जो फोटॉन वहाँ से निकला है, जो ध्रुवीकृत हो रहा है, इसी की माप हमारा पोलिक्स और जो दूसरा हमारा उसमें पेलोड था जिसका नाम था एक्सपेक्ट, वो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको जब ऑब्जर्व करेगा तो ये बताएगा कि किस तरह से विकिरणों का मतलब उत्पादन हो रहा है, या किस तरह से विकिरण बनते हैं, किन पदार्थों से या किन बड़े मैसिव ब्लैक होल से या फिर न्यूट्रॉन तारों से इस तरह के विकिरण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। अच्छा, इसकी जो आवृत्ति मैंने वो बताया, ऊर्जा बैंड बताया, वो भी क्या है, मध्यम कोटि का ऊर्जा बैंड। अभी तक इस तरह के ऊर्जा बैंड में काम नहीं किया गया, जबकि इसके पहले आपके एक रेडियो बैंड्स में काम किया गया है, ठीक है, या ऑप्टिकल बैंड्स में काम किया गया है, लेकिन कभी भी 8 से 30 केवी की ऊर्जा रेंज में या मध्यम ऊर्जा रेंज में काम नहीं हुआ है। तो इसलिए काफ़ी स्पेशल हो जाता है। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन आशा करता हूँ कि कुछ समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक आज का देखते हैं। तो तीसरा टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है स्लिम। स्लिम क्या है? स्लिम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। मतलब कि एक स्मार्ट लैंडर भेजा जा रहा है, किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मिशन कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट है। तो जापान का मिशन है, जो कि जाक्सा के द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, जाक्सा जो है वो आपकी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है। ये करेगा क्या
भेज रहे हैं इसको एक्सरे अंतरिक्ष दूरबीन के साथ, जिसका नाम है XIRMS-SM। इसको दो लोगों ने डेवलप किया है, ये नासा और जाक्सा ने मिल करके डेवलप किया, मतलब अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। और वो H2A रॉकेट के साथ भेजा जा रहा है। ये जब पहुंचेगा तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, उसकी रीडिंग लेगा और तापमान विकिरण की भी रीडिंग लेगा। ठीक है, तो दो काम ये वहाँ जाकर के करने वाला है। किसकी मदद से करेगा? तो ये दो पेलोड है इसमें, जैसे रोवर्स हैं दो, जिसका नाम है LEV-1 और LEV-2। जब ये चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा तो ये दोनों रोवर वहाँ से निकलेंगे और ये दोनों रोवर जो है स्लिम के साथ ही लैंड करेंगे और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और विकिरण रीडिंग जो है उसको नोट करेंगे। अच्छा, क्यों भेजा गया है? सबसे बड़ा कारण कि आखिर में ये मिशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये है कि मिशन का पहला लक्ष्य ये है कि गहरे अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे का निरीक्षण करना। ठीक है, जो हमारे एक्सपोसैट का काम था, थोड़ा बहुत इसका भी काम है, लेकिन डिफरेंट बैंड में है। तो एक्सरे का निरीक्षण करना इसका काम है। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा जो एक्सरे आती है। ठीक है, दूसरा क्या करेगा कि उनकी एक्यूरेसी, यानी कि एकदम सटीकता, प्लस उसके साथ साथ उनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, उसका भी जो है एक्यूरेट निरीक्षण करेगा। तो दो काम तो यहाँ पर ये कर रहा है। फिर कहता है कि विभिन्न तरंग दैर्घ्य पर जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी चमक में जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए इसके पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। ठीक है, अंतरिक्ष पिंड की चमक में परिवर्तन के लिए मापने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, इसके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। ठीक है, अत्याधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बीच में वर्क करेगा? तो ये 400 से 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक के लिए जो एक्सरे किरणों का पता लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो खगोलविद जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो कहते हैं कि आपका ब्रह्मांड के कुछ ऐसे गर्म क्षेत्र हैं जिनकी सबसे बड़ी संरचनाओं और सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले पिंडों के बारे में भी नई जानकारी देगा। मतलब क्या कर रहा है कि कुछ जो हॉट एरियाज़ हैं ये, ठीक है, कहाँ पर? स्पेस में, उसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, और जो हाई ग्रेविटेशनल एनर्जी वाले हैं, हाई ग्रेविटी वाले एरिया हैं या पिंड हैं, ठीक है, बॉडीज़ हैं, उनके बारे में भी जानकारी देगा। तो एक फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आई स्लिम मिशन की। स्लिम मिशन का नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो मतलब मून का इन्वेस्टिगेशन करना है स्मार्ट लैंडर की मदद से। स्मार्ट लैंडर का नाम ही स्लिम है। वो अपने साथ LEV नाम के 2 रोवर भी लेके जा रहा है। ये तीनों साथ में ही वहाँ पर लैंड करेंगे। मिशन किसका है? तो मिशन है जापान का। अपने साथ एक एक्सरे अंतरिक्ष दूरबीन लेके जा रहा है, जिसको विकास किया है 2 लोगों ने, नासा और जाक्सा। दोनों इक्वली उसमें आपके इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का नाम है XIRMS, इसके बारे में XIRSM, इसके बारे में नहीं पूछेगा। किस रॉकेट से जा रहा है? तो H2A रॉकेट से जा रहा है। करेगा क्या ये? तो ये करेगा चंद्रमा की सतह का अध्ययन और जो तापमान विकिरण है, यानी कि टेम्परेचर रेडिएशन, उसका भी अध्ययन करेगा। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या क्या है कि एक्सरे का निरीक्षण करेगा। ठीक है, एक्यूरेसी और वेवलेंथ बताएगा, एग्जैक्टली जो कहीं से आ रही होगी, किसी बॉडी से अगर एक्सरे आ रही होगी तो उसको ऑब्जर्व करेगा। अंतरिक्ष पिंडों की चमक में जो परिवर्तन हो रहा है, चमक में कैसे परिवर्तन होता है? किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का कलर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी अंतरिक्ष पिंड है तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है कि वो किस कलर का दिखाई देगा। तो अगर उसकी चमक में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा। उसके लिए एक बहुत बढ़िया स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर के जा रहा है ये। फिर कितने ऊर्जा बैंड के बीच में जो है ऑब्जर्वेशन रहेगी इसकी? तो 400 से 12,000 EV के बीच में जो ऊर्जा बैंड है उसके बीच के चीज़ों की ऑब्जर्वेशन रहेगी। और हॉट एरियाज जो स्पेस में है या हाई ग्रेविटी वाले क्षेत्र हैं उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो इस मिशन के बारे में जानेंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, अच्छा मिशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो पढ़ लेते हैं, सिकल सेल। तो सिकल सेल जो डिजीज़ है, सबसे पहली बात उसके बारे में जानते हैं कि अभी काफ़ी भारत जो है सिकल सेल को इरेडिकेट करने के लिए, उसका उन्मूलन या खात्मा करने के लिए एक बड़े स्तर पर जो है अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपको बताना है कि किस वर्ष तक
भारत जो है एक टारगेट रखा है कि सिकल सेल एनीमिया हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट तो ये आप लोग कर दो, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। कह रहा है कि ये वंशानुगत रोग है, जैसे कि आपका और भी एक्स लिंक्ड डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे रॉयल डिजीज़ होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है वो, तो उसी तरीके से ये भी आपका वंशानुगत रोग है। इसमें दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली हीम, जो कि आयरन कंटेंट वाला एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कि कलर देने वाला एक तत्व है, ठीक है। तत्व नहीं बेसिकली बोलेंगे, लेकिन एक एलिमेंट है, ऐसे समझ लोगे कि जो ब्लड है ना, आरबीसी, वो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? उसमें आयरन कंटेंट होता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि वो आपके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कि जो आप कहते हो ना कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में जाता है और हर अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, उसके साथ साथ रक्त की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। तो ये ऑक्सीजन कैसे जा रहा है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और उसकी एफिनिटी होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी घुलता है। लगभग मुझे लगता है कि कई 100 गुना जल्दी घुलता है रक्त में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का ये काम हो गया कि रक्त ऑक्सीजन को अपने अंदर डिजॉल्व किया और पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचा दिया। आरबीसी का जो रूप होता है वो बेसिकली ऐसे डिस्क के आकार का होता है, ठीक है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया की बात होती है तो उसमें क्या होता है ना, ये दराती आकार का हो जाता है। इसको सिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो इस शेप का हो जाता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार जिसको बोलेंगे, क्रिसेंट शेप। तो सिकल शेप का हो जाता है, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ना, पर्याप्त आपूर्ति होती है, वो प्रोहिबिट हो सकती है। यहाँ पर वर्ड है में, मतलब प्रोहिबिट हो सकती है, ठीक है। कभी कभी नहीं भी होती है, जितनी ज़रूरत है उतनी पहुँचा देता है, लेकिन हो सकती है। तो इसमें इनिशियली ये देखा जाता है कि व्यक्ति को क्या लग रहा है जब लक्षण है, तो एनीमिया के कारण अत्यधिक थकान लगती है, चिड़चिड़ापन होता है हमेशा, ठीक है। हाथ पैर में दर्द युक्त सूजन होगा और पीलिया होगा। जब भी आपकी बॉडी में रक्त कम हो जाता है, जैसे किसी अगर एनीमिक पेशेंट को देखोगे तो शरीर फूला हुआ उसका रहेगा, थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगी शरीर में, ठीक है। इवन पीलिया के कुछ सीवियर केसेस में भी स्वेलिंग रहती है, चेहरा वगैरह थोड़ा सूज जाता है, ठीक। तो स्थिति क्या होगी बाद में कि गंभीर दर्द हो जाएगा, ज़्यादा बॉडी एनीमिक हो जाएगी, ठीक है। और कई अंग जो है वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे ब्रेन को सप्लाई कम मिली ऑक्सीजन की, तो ब्रेन काम करना बंद कर दिया। हालांकि ब्रेन तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, ब्रेन काम करने का तो ब्रेन डेड हो जाता है आदमी, ठीक। लेकिन अन्य अंग जैसे किडनी को कम मिली या फिर लीवर को कम मिली, तो अपना फंक्शन तो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा उनका फंक्शन। सही कैसे होगा ट्रीटमेंट? मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि अभी लोग जितने लोग मौज से लेक्चर देख रहे हो, पहले वो कमेंट कर दो कि भारत ने सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का कब तक लक्ष्य रखा है, ठीक है। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो। लेक्चर देखते रहा करो या लेकिन कॉन्शियसनेस रहा करो, ठीक है, कॉन्शियस रहा करो, फुल कॉन्शियस में यहीं लेक्चर देखा करो। दिमाग में कहीं और चल रहा है, ठीक है, और लेक्चर यहाँ पर चल रहा है, तो इस तरह से नहीं स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर लेक्चर देखिए, 15-20 मिनट देखिए, लेकिन कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। तो कैसे सही होगा? तो इसके लिए होता है अस्थि मज्जा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या ऊपर? ठीक है, कहता है कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, ठीक है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी हो सकता है। स्टेम सेल, बेसिकली स्टेम सेल को अस्थि मज्जा नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है बोल सकते हैं। बोन मैरो या स्टेम सेल प्रत्यारोपण करते हैं। इसके अलावा भी कई उपचार उपलब्ध है, लेकिन वो उतनी सही तरीके से जो है अभी कारगर नहीं है। जीन थेरेपी भी एक अन्य संभावित इलाज हो सकता है कि जीन थेरेपी के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बताना है कि थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है। थैलेसीमिया डे भी एक तरह की एनीमिक या गंभीर एनीमिक बीमारी है जिसमें रक्त अल्पता की स्थिति होती है, और आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। उसके अलावा जीन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बीमारी या चिकित्सा विकार का इलाज करने के लिए क्या करते हैं, जीन का उपयोग करते हैं। जीन थेरेपी बेसिकली टूटे हुए जीन की नई प्रजाति को जोड़कर, जैसे सपोज करो कि हमारे अंदर कोई जीन है, ऐसे समझो, और जीन का इतना भाग टूटा हुआ है, ठीक है। तो जीन थेरेपी में क्या करेंगे, किसी और जीन का इतना पार्ट लेकर के यहाँ पर, और इसमें एक सेकंड, इसमें जो है जोड़ करके इसको ठीक कर देंगे, ठीक। तो जीन थेरेपी में ये करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया होता है आपका ब्लड कैंसर को बोलते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। हीमोफीलिया को ठीक कर सकते हैं, जैसे कोई भी वंशानुगत रोग है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, इन दोनों का इलाज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जीन थेरेपी भी डेवलप हो रही है बड़े स्थान पर, जैसे कि यूके इत्यादि शहरों में, अमेरिका में
प्रचलित है। हमारे भारत में थोड़ी महंगी है या प्रॉपर डेवलप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से साइंस डेवलप कर रहा है हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है LIBS, जिसको बोलते हैं लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सेम चीज़ हिंदी में लिखनी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कुछ उसका विशेष नाम है, कुछ नहीं। देखिए मोस्टली हिंदी मीडियम के लड़के जो बहुत ज़्यादा विशुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे अब इसरो है, ठीक है, तो इसरो को आप ईसरो लिख दो, ऐसे ईसरो लिख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा हाईलाइट कर दो बस। ये नहीं कि अब उसको पूरा लिखने लगो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये वो, इस तरह का नहीं लिखते दोस्त। देखो समय बचाने के लिए इसरो को इसरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेंस के आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ और, जैसे LIBS है तो आप उसको लिख दो LIBS, कैपिटल में लिख दो LIBS, ठीक है। या फुल फॉर्म लिखना है तो लेजर, हिंदी में लिखो लेजर, इंड्यूस्ड को लिखो इंड्यूस्ड, और उसी तरह से ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसी तरह से लिखो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों की हिंदी बनाना ज़बरदस्ती होती है। आपको भी समझ में आता होगा कि जब पैसेज सॉल्व करते हो तो जब UPSC भर के गूगल से ट्रांसलेट कर देती है या ऐसे किसी भी माध्यम से ट्रांसलेट करती है तो कुछ चीज़ों की इंग्लिश ही होती है और हिंदी एक्चुअल हिंदी ही होती है। तो ज़बरदस्ती करने की बहुत कोशिश नहीं करनी है, उसको अपने टर्म्स में समझ लेना है। चलिए LIBS जो है वो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्थित कहाँ पे है तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला है एक, जिसका नाम है आपका लियोज। लियोज कहाँ पर है, मैं सोचा था कि लियोज भी कवर करूंगा, लेकिन लियोज कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेंगलुरु में स्थित है, ये पॉइंट याद रखना है। तो लिब्स को LIBS को कहाँ स्थित करा गया है, कहाँ रखा गया है, तो लियोस में अवस्थित किया गया, ठीक है। इसका विकास यहीं पर किया गया है, स्थित नहीं, विकास इसका यहीं किया गया। ये एक तरह का पेलोड है। जब मैं इसके पहले की क्लास ले रहा था, जो मैंने बताया था कि चंद्रयान 3 के साथ बहुत सारे पेलोड्स गए हैं जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आरओ के पेपर में LIBS वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। है क्या, चंद्रयान 3 के साथ गया है, अभी पता किया है इसने कि सल्फर की प्रेजेंस है, सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है इसने, ठीक है, एग्जैक्टली तौर पर। उसके बाद करता कैसे काम, तो ये लेज़र इंड्यूस्ड है तो लेज़र निकालता है। लेज़र निकालता है किसी भी खनिज पर या आसपास की चट्टानों पर जहाँ भी उसको मिलता है, ठीक है, जहाँ उसको प्रयोग करना होता है। जब वो लेज़र निकालता है तो वो लेज़र क्या होता है, बहुत ही हॉट, यानी कि बहुत अत्यधिक गर्म होता है, और अत्यधिक गर्म होने के कारण स्थानीय या लोकलाइज्ड प्लाज्मा उत्पन्न करता है। आपको भी पता है कि सूरज में जब जाओगे तो सूर्य में क्या है, प्लाज्मा है, क्योंकि जब कोई चीज़ अत्यधिक स्टेट पर चली जाती है तो वो लिक्विड, सॉलिड या गैस से परे एक चौथी स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है, उस स्टेट में पहुंच जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पदार्थ की 5वीं स्टेट कौन सी है, ठीक है, व्हाट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर, आपको बताना है, ठीक। चलो, तो उससे क्या होता है, जब लोकलाइज्ड प्लाज्मा वहाँ पर उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, जब स्थानिक प्लाज्मा या लोकलाइज्ड प्लाज्मा उत्पन्न होता है तो उसमें कुछ और ऐसे अपरेटस लगाए गए हैं जो उनके स्पेक्ट्रम को पढ़ लेते हैं, जैसे जो भी कलर निकल रहा है या उसके आसपास की संरचना को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी संरचना के बारे में बता देते हैं कि अच्छा ये फला ये तो सल्फर की संरचना है, फला ये तो टाइटेनियम की संरचना है, ठीक। इसीलिए इसको भेजा गया है। किसका किसका पता लगाएगा, तो जितने भी वहाँ पर खनिज है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम, टाइटेनियम, ठीक है, उसके अलावा आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फिर सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, इस सब का ये पता लगाने में सक्षम है। मतलब इतनी सारी संरचनाएं कम से कम उसके अंदर फीड करके रखी गई, भाई फला संरचना ऐसी, फला संरचना ऐसी, वो देखेगा तो बता देगा। क्या समझ में आया, सल्फर मिला तो वहाँ पर सल्फर मिला तो ये समझ में आया कि चंद्रमा के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी मिली कि भाई वहाँ सल्फर है, उसकी प्रेजेंस है। तो ये वैज्ञानिक लोग का अपना एक क्राइटेरिया होगा कि अच्छा ऐसा होता है, ये प्रोसेस है। अब पूरा मुझे जानकारी उस बारे में नहीं है कि क्या प्रोसेस होता होगा सल्फर की प्रेजेंस से, वो लोग क्या निकालेंगे। अगर कोई ऐसा डेटा मिलता है तो मैं आपके सामने उसको लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक बारी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने सोलर मिशन पढ़ लिया, निसार सेटेलाइट पढ़ लिया, एक्सपोसैट पढ़ लिया, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जिसको आपका सिकल सेल पढ़ लिया, पोलरीमीटर एक बचा हुआ है हम लोग का, तो पोलरीमीटर बचा है। फिर LIBS पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, यही जो मैं बता रहा था, लैब इसकी बेंगलुरु में है, ये भी लगभग हमने पढ़ ही लिया है। लियोस इसको बोलते हैं, LEOS, कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। और डार्कनेट बचता है, और NVS1 और ब्लैचले डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो कल पढ़ेंगे, देख लेते हैं कुछ, या 4 पॉइंट कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 34 मिनट का लेक्चर बना है टोटल। सिकल सेल के बारे में पढ़िया, पोलरीमीटर, NVS, डार्कनेट
और ब्लेचले डिक्लेरेशन के बारे में कल पढ़ेंगे। टोटल 15 पॉइंट मैं लेकर के आया था। आशा करता हूँ कि इस बार यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन इससे फंसने की संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी लेक्चर देखा या देखने का मन बनाया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी 34 मिनट तक जहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। अगर कोई अन्य टॉपिक्स हो जिसके बारे में आपको जानना हो तो वो भी टॉपिक आप कमेंट कर दिया करो। अगर 5+ भी कमेंट आते हैं सेम तरह के, तो मैं उस पर कोई ना कोई जो है लेक्चर सीरीज़ लेकर के आ जाऊँगा, या एक स्पेसिफिक लेक्चर लेके आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।